दो परिवार की एक बहू। सुबह का समय था। हवेली के आंगन में राधा तुलसी को पानी दे रही थी और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, एक ही घर मगर दो हिस्से, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची जी और उनके बीच फंसी हुई एक बहू यानी मैं। क्या अतरंगी परिवार है। ये है राधा जो कि दो परिवार की एक बहू थी, यानी ताया ससुर और चाचा ससुर की बहू। उसके खुद के सास ससुर का देहांत तो कई साल पहले ही हो गया था, फिर कैसे वो दो परिवार की बहू बनी, आइए देखते हैं। एक रोज राधा रसोई में चाय बना रही होती है, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है, राधा बहू, ताऊ जी की चाय में अदरक डालना मत भूलना। उन्हें बिना अदरक वाली चाय पीकर दिन शुरू करने की आदत नहीं। और मेरे लिए पराठे बना देना, वो भी आलू के। ताई जी अदरक डाल दूंगी, बस चीनी थोड़ी कम रखूंगी। डॉक्टर ने मना किया, उन्हें शुगर है ना। और ताऊ जी डॉक्टर से डरते भी बहुत हैं। और पराठे में बना ही रही हो। कुछ देर बाद वो चाय और पराठे बनाकर ले आती है। राधा, पराठे तो अच्छे बने हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा और सेक कर थोड़ा और मक्खन लगा देती तो मजा आ जाता। ठीक है ताई जी, अगली बार मक्खन सेक बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपको चाहिए। रोजाना राधा की सुबह की शुरुआत ऐसे ही होती। अगर मुस्कान बनी रहे तो घर की कड़वाहट खुद ब खुद कम हो जाती है। तभी चाची किरण रसोई में आती है। राधा, आज मेरे लिए ओट्स बना देना, कल पार्टी में ज्यादा खा लिया, अब पेट में कुछ भयंकर गड़बड़ सा फील हो रहा है। जी चाची जी, मैं बना देती हूँ। और अगर तेरी ताई जी के पराठे बन गए हो तो अपने चाचा के लिए एक गिलास नींबू पानी बना लेना और उन्हें दे आना। जी चाची, मैंने बना लिया है, बस देने ही जा रही हूँ। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। राधा को ऐसे पूरा दिन काम करता देख रघुवीर को कुछ याद आ जाता है और वो अपने साथ महेश को लेकर अपने कमरे में जाकर संदूक खोलकर बैठ जाता है और अपने भाई को वो चिट्ठी दिखाता है जो उनके पापा ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक वचन लिया था। अगर हमारे छोटे भाई और उसकी बीवी के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो बापूजी को ये फैसला न लेना पड़ता और हमारे भी बच्चे होते। राधा के पति का हक न मारा जाए और उस छोटे बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले, इसीलिए बापूजी ने एक वचन लिया कि इस घर में एक ही बहू होगी जो पूरे वंश की इज्जत और जिम्मेदारी संभालेगी। भैया, वचन निभाना जरूरी है, लेकिन बहू भी इंसान है, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दो परिवारों की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो बेचारी थक जाती होगी। दरअसल रघुनाथ की शादी के काफी साल बाद भी बच्चे नहीं हुए, जिसके बाद महेश की और उनके छोटे भाई मोहन की शादी एक ही दिन हो गई। मोहन सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी उसका बच्चा सबसे पहले हो गया। लेकिन उसका बेटा साल भर का ही था जब अचानक एक एक्सीडेंट में मोहन और उसकी पत्नी की मौत हो गई। उनका बेटा उस वक्त घर पर ही था, जिस कारण वो बच गया। जिसके बाद रघुनाथ और महेश के पिता ने उनसे वचन लिया कि अब वो दोनों कभी किसी बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे और मोहन के बेटे अमित को ही अपने बच्चे की तरह पालेंगे। फिर उन दोनों ने ऐसा ही किया। अमित जब बड़ा हुआ तो उसकी शादी राधा से हो गई और वो दो घरों की बहू बनकर आ गई। अब सब निभाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई, क्योंकि उस घर में उसके पति के अलावा कोई नहीं था और उसका पति भी शहर कमाई के चक्कर में गया हुआ था। लेकिन दोनों घरों की जिम्मेदारी निभाते निभाते राधा भी कहीं न कहीं थकने लगी थी। दूसरी तरफ राधा छत पर कपड़े फैलाते हुए खुद से बात करती है, कभी ताई की बहू, कभी चाची की सहेली, कभी बेटी, कभी नौकरानी। इस घर में मेरी पहचान क्या है? तभी सामने वाली छत पर खड़ी उसकी पड़ोसन बोली, तुम्हारी पहचान यही है कि तुम सबको संभाल रही हो लेकिन खुद को भूलती जा रही हो। सही कहा तूने यार। हाँ तो थोड़ा तो अपने बारे में सोच। कुछ बातें करके वो नीचे आ जाती है, फिर सबके लिए खाना बनाकर परोसती है। फिर एक दिन, राधा, आजकल तुम चाचा चाची करती ज्यादा दिखती हो, कहीं भूल तो नहीं रही हो कि पहले किसकी बहू हो? आखिर हम बड़े हैं इस घर के। ताई जी, मैं झुकती नहीं, बस घर को बराबर रखने की कोशिश करती हूँ, वरना दीवारें भी टेढ़ी हो जाती हैं। सावित्री, देखो, बहू हमें ही नहीं बल्कि इस पूरे घर को संभाल रही है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी अच्छी बहू मिली है। दरअसल राधा जहाँ भी बात बिगड़ने लगती वहीं हालात समझदारी से संभाल लेती। एक रोज, बहू, तुझे कहा था तू पहले मेरी साड़ी प्रेस कर, लेकिन फिर भी तूने छोटी की साड़ी प्रेस कर दी। बस ताई जी, मैं अभी कर देती हूँ, अब इनकी होने ही वाली है। क्यों? पहले क्यों करे आपकी? मेरी साड़ी क्यों न करे? वो मेरी भी बहू है। हाँ तो, लेकिन बड़ी तो मैं हूँ, इसलिए वो पहले मेरे ऑर्डर फॉलो करेगी। अरे बस, आप लोग लड़ो मत, मैं एक साथ दोनों की साड़ियाँ प्रेस कर देती हूँ। ऐसे ही एक रोज उनके यहाँ पूजा होती है। पूजा पुराने तरीके से होगी, यही इस घर की परंपरा है और इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परंपरा जरूरी है, लेकिन सुविधा भी जरूरी है। अगर चीजें बोझ बन जाएं तो पूजा भी भारी लगती है। आप दोनों आज के दिन तो बहस मत कीजिए, और मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप दोनों बस आराम से बैठ जाइए। अब वो सब अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी राधा वैसे ही सबका ख्याल रखती है जैसे पहले रखा करती थी। लेकिन एक दिन वो बहुत बीमार पड़ जाती है। बहू, दवा बाद में लेना,
पहले सबका खाना बना दो, घर खाली पेट नहीं रह सकता, फिर आराम कर लेना। भाभी वो इंसान है, मशीन नहीं, हर जिम्मेदारी उसी पर डाल देना ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, बस थोड़ा आराम मिल जाए तो ठीक हो जाए। उस दिन पहली बार राधा की मुस्कान फीकी पड़ गई। घर को जोड़ने वाली कड़ी खुद को कमजोर महसूस करने लगी। सारा दिन राधा ने कोल्हू के बैल की तरह काम किया, बिल्कुल भी आराम नहीं। उसने रात का खाना बनाया और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा ही रहे थे कि सावित्री ने निवाला मुंह से थूक दिया। मुंह चलाना आता है, लेकिन ये नहीं पता कि खाने में नमक कितना डालना है। मारना चाहती है क्या हम सबको? भाभी आपको भी पता है राधा की तबीयत ठीक नहीं है, वो फिर भी पूरा काम कर रही है, थोड़ा तो उस बच्ची पर तरस खाइए। तभी ये सब होने के कुछ समय बाद राधा सबको एक जगह इकट्ठा करके बोलती है, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मेरी भी सीमाएं हैं। वचन निभाने के लिए मैं खुद को नहीं तोड़ सकती। इसी दौरान उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है और राधा उन्हें फर्श पर पड़ी नजर आती है। सभी घबरा जाते हैं और इसी दौरान घर पर राधा का पति अमित आता है। राधा, राधा क्या हुआ? किरण तुम डॉक्टर को फोन करो और अमित तुम बहू को कमरे में लेकर चलो। इसी बीच डॉक्टर साहिबा आती हैं, सबको बाहर भेज देती हैं और राधा का चेकअप करती हैं। फिर दरवाजा खोलकर सभी को अंदर बुलाती हैं। अरे मिठाई बांटो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनते ही खुशी के मारे सबकी आंखों से आंसू बहने लगते। भाभी आप बड़ी दादी और मैं छोटी दादी बनने वाली हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको इनका बेहद ख्याल रखना होगा क्योंकि ये काफी कमजोर है और अगर ऐसे ही हालात रहे तो इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है। हम पूरा ख्याल रखेंगे कि राधा बिल्कुल स्वस्थ हो। कुछ देर बाद राधा को होश आता है। बहू, अगर कभी मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो उसे दिल पर मत रखना और मुझे माफ कर दो। अब मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी, एक अच्छी सास और दादी दोनों बनूंगी। मैं भी अपनी बहू का खूब ख्याल रखूंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उस दिन के बाद से अब सारी जिम्मेदारियां केवल एक ही इंसान राधा पर नहीं, बल्कि सब उस घर की जिम्मेदारियां मिलकर उठाते हैं। रागिनी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर रागिनी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती तो देखती है कि कोई भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं, सिवाय उसकी सास के। अब घर में आते ही रागिनी का पति मोहित भी अपने कंधे से गमछा हटाकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी का ये व्यवहार देख रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू मोहित थक गया है, इसलिए उसने ये फेरे वाले गमछे को तुझे देकर अपने कमरे में चला गया। जा तू भी अब अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सास की बात सुनकर रागिनी अपना सर हाँ में हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मोहित को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी राधा? जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले ही मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता? मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है
पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही अपनी जिंदगी बना लेती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुनंदा के अलावा रागिनी को कोई भी इज्जत नहीं देता। ऐसे ही एक दिन रागिनी सभी के लिए चाय बनाती है और सभी को हाथ में चाय देते हुए वो मोहित के पास पहुंचती है। अब जैसे ही रागिनी मोहित को चाय देती है, वैसे ही मोहित चाय का कप फेंक देता है। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? अरे वो बच्ची सभी को चाय दे रही थी इसलिए उसने तुझे भी दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू उसको इस तरह सभी के आगे उल्टा सीधा बोलेगा। आखिर वो तेरी पत्नी है। माफ करना माँ, लेकिन ये आपकी बहू होगी पर मेरी पत्नी नहीं। ना तो मैंने कभी इसको पसंद किया और ना ही करूंगा। अरे आपने हमारा और इसका स्टैंडर्ड देखा है ना तो इसमें कपड़े पहनने का सेंस है और ना ही बात करने का ढंग। इसे तो कहीं अपनी पत्नी बोलने में भी शर्म आती है मुझे। मोहित की बात सुनकर रागिनी और सुनंदा को बहुत दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता था। सुनंदा ने मोहित की शादी रागिनी से जबरदस्ती कराई थी, क्योंकि सुनंदा और रागिनी की माँ दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और सुनंदा ने रागिनी की माँ को शादी का वचन जो दे दिया। पर दो परिवारों के बीच अगर कोई पिस रहा था तो वो थी रागिनी। कहते हैं शादी के बाद एक औरत अपने पति के सहारे अपने ससुराल में रहती है, लेकिन रागिनी के पति ने ही उसे धिक्कार दिया था, इसलिए वो अब किसी से कोई उम्मीद नहीं करती। समय गुजरता है और माँ। अरे मोहित, आज तो बहुत जल्दी आ गया। हाँ माँ, वो क्या है ना, आज मेरे ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी है और उस पार्टी में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मैं जल्दी में हूँ, मुझे मेरी ब्लैक शर्ट निकाल कर दे दो। बेटा, अगर तेरे ऑफिस में पार्टी है तो वहाँ पर तू रागिनी को साथ ले जा। इसी बहाने वो बाहर भी घूम लेगी और 2-4 लोगों से बातचीत भी कर लेगी। माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे वो मेरे ऑफिस की पार्टी है, ना कि कोई गली पड़ोस की शादी जिसमें मैं रागिनी को साथ ले जाऊं। अरे इसे किसी भी चीज का सेंस नहीं है और न ही बात करने की तमीज है। मैं इसको भला क्यों लेकर जाऊं? और वैसे भी मेरी ऑफिस की पार्टी में राधा आ रही है, मेरी पार्टनर बनके। ये बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है, पर मोहित और सुनंदा की बात दूर खड़ी रागिनी सुन लेती है। रागिनी ये जानती थी कि अगर वो बीच में कुछ बोलती तो शायद उसे मोहित के गुस्से का सामना करना पड़ता, इसलिए बेचारी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में मोहित भी अब अपनी ऑफिशियल पार्टी के लिए निकल जाता है। मोहित के जाने के बाद ही रागिनी अपना सामान पैक कर बाहर आती और अपनी सास के पैरों को छूते हुए कहती है, माँ जी, मुझे इजाजत दीजिए, शायद मेरा सफर इस घर में यहीं तक था। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है और कहाँ जा रही है तू? माँ जी, शायद अब मेरा इस घर में रहना सही नहीं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे इस घर में आपके अलावा कोई और इज्जत नहीं देता। और मोहित जी तो किसी और से प्यार करते हैं, मैं उनके और उनके प्यार के बीच नहीं आ सकती। आपने मेरी माँ को शादी का वादा किया था और आपने मेरी शादी मोहित से करवा दी। शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति की हर खुशी का ख्याल रखना चाहिए और मुझे पता है कि मेरा पति किस चीज में खुश है। इतना बोलकर रागिनी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं मोहित पार्टी में राधा को किसी और लड़के के साथ देख अंदर से टूट जाता है और उसे रागिनी याद आती है। अब जब मोहित घर आता है और रागिनी को ढूंढता है तो सुनंदा उसे बताती है कि वो घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद मोहित रागिनी को ढूंढकर अपने घर लाता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर रागिनी उसे माफ कर देती है। और इस तरह मोहित अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और अब मोहित एक गरीब लड़की को हर जगह बखूबी मान सम्मान